हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। अब हम इस वीडियो में प्रिम्बल यानी उद्देशिका का जो दूसरा क्रमशः वीडियो है उस पर है। तो पहले वीडियो में आपने उद्देशिका को याद कर लिया होगा। अब दूसरी वीडियो में हमने आपसे कहा कि हम अर्थ और निहितार्थ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी उद्देशिका में बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और इन शब्दों का अर्थ लोगों को पता होना चाहिए। हमारे कम से कम भारतीय नागरिकों को पता होना चाहिए और उनको खास तौर पर जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े शब्दों का अर्थ क्या है। तो चलिए इन सभी शब्दों का हम अर्थांतर करते हैं और देखते हैं कि हमारे मनीषियों का चिंतन क्या है। और निश्चित रूप से ये जब पूरे अर्थ में आप जाएंगे तो आपका मन श्रद्धा से नत हो जाएगा और आपका मस्तिष्क गौरव से उन्नत हो जाएगा अपने मनीषियों के लिए, जो जिन मनीषियों ने हमारे संविधान को निर्मित किया है। तो चलिए देखें, पहली पंक्ति में जो बात है, क्या हम भारत के लोग, यह कहते हुए हमारा संविधान एक बात क्लियर कर देता है, वह यह कि जो संविधान बना है और संविधान पर जो राष्ट्र आगे हमारा चलने वाला है वह कोई और नहीं बल्कि भारत के लोगों द्वारा निर्मित है। यानी इस पूरे संविधान की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह भारत के लोगों में निहित है। भारत के लोग ही इस संप्रभुता का केंद्र बिंदु है, जो संप्रभुता भारत को प्राप्त है। तो फिर दूसरी बात जो कह रहा है यहां पर, वह क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी यह जो प्रभुत्व संपन्न है इसका अर्थ जानना जरूरी है। प्रभुत्व संपन्न होने का यानी सॉवरेन होने का क्या अर्थ होता है? प्रभुत्व संपन्नता के दो आयाम है। पहला आयाम तो यह है कि वह कोई सा भी राष्ट्र, वह कोई सा भी व्यक्ति, वह कोई सी भी यूनिट या इकाई जो स्वयं को प्रभुत्व संपन्न कह रही है, उसके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामले, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामलों का निर्णय निस्तारण वह इकाई, वह राष्ट्र, वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं करता है। यानी आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का अधिकार उसे स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं को प्राप्त है। वह किसी भी बाह्य हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त है। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय और बाद में भी एक चर्चा बहुत जोरों पर चली थी कि भारत का संविधान निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी, क्या वह संप्रभु थी? इस पर कभी जरूरी हुआ, वक्त लगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल उधर जाने से विषयांतर होगा। चलिए, तो बात यह क्या है, स्पष्ट कर दे, बात थी तो उसको स्पष्ट कर दे, वह कि भारत की संविधान सभा संप्रभु थी, उसके ये सब प्रमाण है, वह भारत के लोगों की बात करता है। ये 4-5 जो शब्द हैं ये उसके प्रमाण हैं कि यह प्रमाणित करते हैं कि भारत की संविधान सभा संप्रभु थी। ठीक है, चलिए, तो यह स्वयं को घोषित करती, हमारी संविधान सभा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित करती है। तो इसका मतलब यह है, अब भारत किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। दूसरा यह, अब यह किसी का अधिराज्य नहीं है। अब भारत किसी अन्य का अधिराज्य, जिसे अंग्रेजी में डोमिनियन कहते हैं, यह अब डोमिनियन भी नहीं है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बीच में डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी, लेकिन कालांतर में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि अब हम स्वतंत्रता ही अब हमारा लक्ष्य है। ठीक है, इतिहास में बाद में जाएंगे। तो यह अब भारत अधिराज्य किसी का नहीं है। संप्रभु शब्द का जब संविधान उद्देशिका में इस्तेमाल किया गया तो इसके जो अर्थ निकले वो ये कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। यह अब किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है, यह अब किसी का अधिराज्य नहीं है। फिर समाजवादी, समाजवादी होने का क्या मतलब है? देखें, दुनिया में ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं
दुनिया में दो प्रकार के समाजवाद मिलते हैं। समाजवाद का दो स्वरूप जो है दुनिया में प्रचलित रूप से व्याप्त है। एक लोकतंत्रात्मक और दूसरा साम्यवादी समाजवाद। ये जो सोशलिज्म है भारत में लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया गया है। अब देखने की बात यह है कि ये दोनों प्रकार के समाजवाद हैं क्या, और समाजवाद का उद्देश्य क्या है। दोनों ही प्रकार के समाजवाद का उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य है गरीबी, लाचारी, बीमारी, असमानता और उपेक्षा। ये समाज में, मनुष्यों के बीच में ये जो व्याप्त बीमारियां हैं मानव समाज में, इन बीमारियों का उन्मूलन करना है समाज से। समाज को एक समता मूलक समाज बनाना है। ये दो प्रकार के समाजवाद का एक ही लक्ष्य है, लेकिन इनको प्राप्त करने के तरीके भिन्न होने के कारण ये दो प्रकार के समाजवाद आते हैं चर्चा में। साम्यवादी समाजवाद कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करता है? ये दोनों ही समाजवाद एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके भिन्न है। कैसे? जो साम्यवादी समाजवाद है वह कहता है कि जो उत्पादन और वितरण का पूरा जो सिस्टम है उसका राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी रिसोर्स है उसका नेशनलाइजेशन हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। यहां पर कोई प्राइवेट यानी निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। सारी संपत्ति सरकार की, और जनता करेगी काम, और जरूरत के अनुसार उसकी आवश्यकताएं पूर्ति करने का उत्तरदायित्व सरकार का। यानी आपको हवाई जहाज से जाने की जरूरत है, जाइए, न टिकट लेना न कुछ। आपकी जरूरत है तो वो आपके लिए उपलब्ध है, नहीं जरूरत है तो नहीं उपलब्ध है। आपके पास बैंक बैलेंस इत्यादि वाला लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो गरीबी दूर हो जाएगी ना खुद ही। आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि मैंने कमाया तब मैं हवाई जहाज की यात्रा करूंगा। जरूरत है तो जाओ, देश के सारे संसाधन आपके हैं, ठीक। साम्यवादी समाजवाद इस प्रकार से गरीबी को दूर करता है। वह पब्लिक और प्राइवेट यानी सार्वजनिक और निजी संपत्ति जैसा कोई बंटवारा नहीं करता। लोकतंत्रात्मक जो समाजवाद है यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पब्लिक यानी सार्वजनिक और निजी दोनों ही प्रकार की संपत्तियों को प्रोत्साहित करता है, बढ़ने का मौका देता है। और ऐसा करते हुए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को यह लागू करता है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद के पक्ष में बहुत झुकी हुई शुरू में लागू की गई थी। लेकिन 1991 में जब एलपीजी नीति लागू की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति जब लागू की गई, तब इस समाजवादी झुकाव में थोड़ी नम्रता आई। और कुल मिलाकर के इस प्रकरण से आगे निकलते हैं। देखें, तीसरी बात, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ है कि भारत में जो सरकार होगी वह किसी धर्म संदर्भित प्रकरण में नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि भारत की जनता को स्वयं अपने मत, अपने धर्म, अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार चलने का स्वतंत्रता होगा। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब लोकतंत्रात्मक बात आती है। देखें, लोकतंत्र भी दो प्रकार का है। अब देखें भारत में कौन सा लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार का, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। इसका एक और वर्गीकरण मिलता है, एक है राजशाही और एक है गणतंत्रात्मक लोकतंत्र।
तो ये दो प्रकार के लोकतंत्र के वर्गीकरण मिलते हैं, दोनों ही की चर्चा करनी पड़ेगी, तब भारत में जो लोकतंत्र है उसको आप समझ पाएंगे। देखें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब यह है, लोकतंत्र जनता का तंत्र है और जो भी कोई निर्णय होगा वह जनता के इनिशिएटिव से होगा, यानी जनता की पहल उसमें निहित होगी और जनता का रिफरेंडम लिया जाएगा, प्लेबिसाइट होगी। प्लेबिसाइट और रिफरेंडम दोनों का लगभग एक ही अर्थ होता है, जनमत संग्रह। तो ये विविध मुद्दों पर जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय की अपील करता है। फिर रिकॉल, जो चुन करके सरकार में जाएंगे उनका प्रत्यावर्तन का अधिकार भी जनता को होगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो सरकार वहां गठित होती है उस सरकार पर जबरदस्त रूप से जनता का नियंत्रण होता है। सरकार का हर निर्णय जनता से बिल्कुल जुड़ा होता है और ऐसा लोकतंत्र आपके स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। अब देखने की बात यह है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वह जनता को यह अधिकार देती है कि आप सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें और जो ये लोग की शक्ति है वह उसके प्रतिनिधियों में निहित हो जाएगी। यानी जो पूरी सत्ता का सर्वोच्च सुख है या सत्ता का सर्वोच्च शक्ति है वह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में निहित हो जाएगी और वही सरकार चलाएंगे, वही निर्माण करेंगे कानून आदि का, और व्यवस्था का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो भारत में इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, इसीलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं और भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है कायम है। अब दूसरी भी चीज यह जान लें, राजशाही और गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। अब चूंकि गणराज्य की बात कर रहे हैं तो उसका संदर्भ इस लोकतंत्र से भी जुड़ा हुआ है। राजशाही यह कहती है कि जो तंत्र है उसका सर्वोच्च कोई राजा या रानी होगा, कोई एक परिवार विशेष का मुखिया होगा, परिवार विशेष का प्रतिनिधि होगा। तो यह राजशाही के द्वारा स्थापित लोकतंत्र भी पाया जाता है, वह राजतंत्र से भिन्न है। यानी जनता को लोकतंत्रात्मक निर्णय लेने के अधिकार हैं, फिर भी राष्ट्राध्यक्ष उसका जब राजशाही से लिया जाएगा, राज परिवार से लिया जाएगा, तो ऐसा लोकतंत्र राजशाही आधारित लोकतंत्र कहलाएगा, जैसा आपके ब्रिटेन में है, जैसा जापान में है। तो अब गणतंत्रात्मक लोकतंत्र जो है वह क्या कहता है? गणतंत्र, यह लोकतंत्र कहता है गणतंत्र की स्थापना होगी, यानी गण का तंत्र होगा, गण माने जनता, जनता का तंत्र होगा। और जब गणतंत्र कहते हैं तो गणतंत्र होने के दो विशेष अर्थ हैं। पहला तो यह कि गण का यानी जनता का कोई भी व्यक्ति वह शासन सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जा सकता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो व्यवस्थागत रूप से उसके लायक होगा। दूसरा, सरकार की कोई भी इकाई, कोई भी अंग जो सरकार के द्वारा स्थापित है वहां पर किसी भी जनता को जाने से कोई भी रोक टोक अवरोध नहीं होगा। गणतंत्र इस बात की वकालत करता है कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, यानी देश का हर नागरिक विशेषाधिकार प्राप्त है या हर नागरिक को समान अधिकार है, कोई वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार नहीं। चलिए, तो इतनी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से है। फिर उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की वकालत की गई है, गारंटी दी गई है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि पूरे सामाजिक वातावरण में जो नागरिक हैं उन्हें जाति, रंग, मूल, वंश
और धर्म, परंपरा आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। इस बात की गारंटी हमारा संविधान करेगा। आर्थिक न्याय इस बात की पहल करता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा और स्वेच्छा से जो भी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करना चाहता है वह कर सके। अपने आर्थिक नियोजन की उसे पूर्ण स्वतंत्रता होगी, आर्थिक निर्णय के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब यह है राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी करने का समाज के हर व्यक्ति को अवसर होगा और बराबर अवसर होगा। यानी छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई जितनी भी राजनीतिक इकाइयां हैं उनमें देश और समाज का कोई भी नागरिक हिस्सेदार हो सकता है। विचार अभिव्यक्ति, ये जो विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, इसके संदर्भ में चर्चा जो है पिछले ही वीडियो में हो चुकी है। प्रतिष्ठा और अवसर के संदर्भ में भी चर्चा उसी में समेकित है। तो ये सारी चीजों को जो है प्राप्त कराने के लिए अब यह जो है कि पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछली ही वीडियो में चर्चा इस पर विस्तार से थोड़ी हो गई थी कि ऐसी बंधुता फ्रेटर्निटी बढ़ाने की बात कही जा रही है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाएगा और उसकी पृष्ठभूमि व्यक्ति की गरिमा होगी, व्यक्ति का गौरव होगा। वैयक्तिक गौरव को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं जो अर्थ और निहितार्थ में समेकित हैं और यह हमारे मनीषियों का विस्तृत मंतव्य है। यह आप तक पहुंचना जरूरी है और यह देश के तमाम नागरिकों तक पहुंचना जरूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।